फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए सुबह 8 बजे 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लाया हूं, जिसमें कि आपको जीके जीएस करंट अफेयर्स की तो क्वेश्चन नहीं रहता, लेकिन साइंस के और हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी के 50 क्वेश्चन आपको जो सिलेक्टेड दिया जाता है, जो कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा हुआ यह क्वेश्चन रहता है। और किसी भी एग्जाम के लिए 60% आपको प्रीवियस क्वेश्चन काफ़ी मायने रखता है। तो इस बुक में आपको 100 सेट है। मैंने अभी तक इस बुक के 27 सेट का वीडियो अपलोड कर दिया हूं और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। इस सेट को अगर बनाते हैं और अच्छे से आप डिस्कशन करते हैं तो आपका जीके जीएस काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया है एक लेवल का और स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन दिया गया है। कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछा ही क्वेश्चन गया है और फिर पूछने की ज़्यादा संभावना है। तो जो भी स्टूडेंट इस सीरीज को कंटिन्यू फॉलो करते आ रहे होंगे तो उनका जीके जीएस काफ़ी अच्छा हो गया होगा। और बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस की बात करें तो डेली 11 बजे उसका पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दिया जाता है। अभी तक मैंने उसका भी 4 सेट अपलोड कर दिया है। आज मेरा 5वां नंबर सेट होगा और जो स्टूडेंट बिहार एसएससी के सेट प्रैक्टिस बनाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और अन्यथा ऑफलाइन मारना चाहते हैं तो मेरा रूम है प्लेटफॉर्म कोचिंग के बगल में, कैनरा बैंक के सामने, तो आप ऑफलाइन भी मार सकते हैं। और शाम को आपको ग्रुप डिस्कशन चलता है, उसमें भी पार्टिसिपेट होइए। 6:30 बजे से ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट किया जाता है और वह आपको 8 बजे तक चलता है। कल 32 से 33 मिनट ग्रुप डिस्कशन चला था, कुछ काम पड़ जाने के कारण। तो मैं आशा करता हूं कि जो भी बात आपको बताया जाता है वो आप ज़रूर फॉलो करते होंगे, क्योंकि सफलता देखिए एक दिनों में नहीं मिलती है। सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और जो भी स्टूडेंट कड़ी मेहनत और कंटिन्यू करते रहता है तो ज़रूर वो सफल होता है। यह उदाहरण आपके भी गांव में है और मेरे भी गांव में है, तो इसीलिए घबराना नहीं है, ज़रूर आप सफल होंगे। अच्छे से तैयारी कीजिए। नए लोग जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मैं सेशन की शुरुआत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप देश के उत्तरी आधे भाग समशीतोष्ण जलवायु में पाई जाती है। देश के दक्षिणी आधे भाग उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाया जाता है और देश के दक्षिण आधे भाग समशीतोष्ण जलवायु में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि देश के आधे भाग जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाया जाता है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। इसको क्रम से आप याद जरूर रखेंगे। सबसे पहले पश्चिम से देखेंगे तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यही 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 2, शिवालिक का विस्तार है सिंधु और सतलज के मध्य में, सतलज और काली के मध्य में, सतलज और तीस्ता के मध्य में, पोतावर बेसिन और तीस्ता के मध्य में। तो यहाँ पर पूछा है शिवालिक, तो शिवालिक आपको पोतावर और बेसिन तीस्ता के मध्य में है। सिंधु और सतलज जो है आपको कुमायूं हिमालय है, सतलज और काली नेपाल हिमालय है। और अगला क्वेश्चन, कोर मुद्रास्फीति परिभाषित किया गया है केवल ईंधन के मुद्रास्फीति के छोड़कर शीर्षक के मुद्रास्फीति से, खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन के मुद्रास्फीति से। केवल खाद्य मुद्रास्फीति को छोड़कर शीर्षक के मुद्रास्फीति से, खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन के मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक के मुद्रास्फीति से। तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, हिंद महासागर तथा लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो मलक्का, होमरुज, बाल अल मंदेव और कोई नहीं। तो हिंद महासागर तथा लाल सागर को कौन जोड़ता है? तो ऑप्शन बी डी इसका सी आंसर है, बाल अल मंदेव। क्वेश्चन नंबर 5, रंगराजन समिति का संबंध किससे है? राष्ट्रीय आय से, जनसंख्या नीति से, भुगतान संतुलन से और बैंक सुधार से। तो रंगराजन समिति की बात करें तो भुगतान संतुलन से है। माल्थस का संबंध जनसंख्या से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है
कि किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किसके द्वारा किया गया? किसी व्यक्ति का निवल राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय और निजी आय। तो किसी व्यक्ति के द्वारा वास्तविक जीवन स्तर का आकलन कब किया गया? इसका आंसर होगा आपको प्रति व्यक्ति आय के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी का निर्माण किस पर निर्भर करता है? किसी भी अर्थव्यवस्था में कुल बचत पर, कुल मांग पर, कुल उत्पादन पर और कुल आय पर। तो यह निर्भर करता है आपको कुल बचत पे। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज विनिमय किसके द्वारा किया जाता है? यूटीआई, आरबीआई, सेबी और आईआरडीए। इसका आंसर हो जाएगा सेबी के द्वारा किया जाता है। और सेबी की स्थापना की बात करें तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी और इसे संवैधानिक दर्जा आपको 1992 में दिया गया था। सेबी के वर्तमान में चेयरमैन की बात करें तो सुमन बेरी इसका चेयरमैन है। सेबी के माधुरी वुच है। सुमन बेरी आपको नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। यूटीआई की स्थापना की बात करें तो 1964 में यूटीआई की स्थापना हुआ था। आरबीआई की स्थापना की बात करें तो 1935 में हुआ था, 1934 के अधिनियम से। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर की बात करें तो शक्तिकांत दास है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आईआरडीए की स्थापना कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पहली बार मूल्यवर्धित कर कब लागू किया गया था? 2002 में, 2005 में, 2008 में और 2009 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि 2005 में भारत में पहली बार मूल्यवर्धित कर लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रीन मॉफलर का संबंध किससे है? यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ग्रीन मॉफलर का जो संबंध किससे? जल प्रदूषण से, कि वायु प्रदूषण से, कि ध्वनि प्रदूषण से और ऑप्शन डी सभी से। तो ग्रीन मॉफलर जो होता है आपको ध्वनि प्रदूषण से होता है, क्योंकि आप हाईवे पर देखिएगा कि बीच में आपको कुछ पौधे लगाए जाते हैं जो कि इधर का आवाज़ उधर नहीं जाता, इसी को ग्रीन मॉफलर कहा जाता है। वायु प्रदूषण आपको कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। क्वेश्चन नंबर 11, महासागर में ज्वार भट्टा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल और ऑप्शन डी समुद्रीय जलधाराएं। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण महासागर में ज्वार भट्टा आता है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन राष्ट्रीय उद्यान एशिया के बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है? एशिया के बब्बर शेरों के लिए राजाजी उद्यान, गिर उद्यान, पेंच उद्यान और ऑप्शन डी उपयुक्त में कहीं कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा गिर उद्यान, जो कि आपको गुजरात में है, एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। राजाजी उद्यान की बात करें तो यह उत्तराखंड में है और पेंच आपको महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में नई शिक्षा नीति कब लागू किया गया था? भारत में नई शिक्षा नीति 1952 में, भारत में नई वन नीति, शिक्षा नीति नहीं, वन नीति 1952, 1980, 1988 और 1991। तो नई वन नीति लागू हुआ था आपको 1988 में। 1952 की बात करें तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था और 1980 की बात करें तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था और 1991 की बात करें तो औद्योगिक क्रांति 1991 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन से झील सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है, यह बात पूछा गया है। तो सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ईरी झील, ग्रेट बैरियर झील। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेट बैरियर झील। और सुपीरियर, मिशिगन और ईरी ये सब सम्मिलित है ग्रेट लेक्स के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 15, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों के द्वारा निम्न में से किसमें बहुमत के द्वारा पारित किया जाता है? तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन की बात करें तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, प्रभावी बहुमत से और पूर्ण बहुमत से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि साधारण बहुमत से राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 16, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी और लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक ही सही है। उसमें लेमेस्टर नहीं थे, सर इलिजा इम्फे वहाँ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थी। क्वेश्चन नंबर 17, किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था? ये भी क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। 41वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन और 51वां संविधान संशोधन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि 41वां संविधान संशोधन के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के आयु 60 से 62 कर दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन की बात करें तो 1978 में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था और 44वां संविधान संशोधन 1978 में मौलिक कर्तव्य को हटाकर अनुच्छेद 300 के क में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 18, संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शून्यकाल में यह भारत की देन है। शून्यकाल जो है यह भारत की देन है, अब बिल्कुल सही है। यह 1962 में जारी किया गया था। शून्यकाल को 1962 में जारी किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले में उठा सकते हैं, यह भी आपको सही है। और ऑप्शन डी की बात करें तो सभी इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है सब सही है। शून्यकाल 12 से 1 के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रोमोटेड स्पीकर में कौन नियुक्त करता है? प्रोमोटेड स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा प्रोमोटेड स्पीकर को नियुक्त किया जाता है। प्रोमोटेड स्पीकर का मतलब होता है कि जो भी मंत्रीगण शपथ लेते हैं उसके तहत ही शपथ लेते हैं। जब यह मंत्रिमंडल पूरी तरह से गठन हो जाती है तब प्रोमोटेड स्पीकर का काम खत्म हो जाता है। प्रधानमंत्री की बात करें तो अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री है और अनुच्छेद 52 में आपको राष्ट्रपति है। लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष है और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष आपको ओम बिरला है। उपराष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 63 में और वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं और राष्ट्रपति आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी कि गलत है? राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख, यह बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है, तो राष्ट्रपति का वेतन जो होता है वो आयकर से मुक्त होता है, यह भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, यह भी आपको सही है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को क्षमा माफ करता है, यह गलत है। 72 अनुच्छेद के अंतर्गत यह माफ करता है। 76 में आपको महान्यायवादी की बात कही गई है, तो गलत पूछा था, इसका गलत आंसर आपको ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन का उल्लेख है। भारत के संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत परिषद अधिनियम 1892। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 में केंद्र में उल्लेखित किया गया है। 1909 में मार्लो मिंटो सुधार हुआ था जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन की बात कही गई थी और 1919 में द्वैध शासन की बात कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 22, जूनागढ़ रियासत को किसके माध्यम से भारत में मिलाया गया था? जूनागढ़ को जनमत संग्रह से, पुलिसवा कार्रवाई से और विलय पत्र से। तो जूनागढ़ को आपको मिलाया गया था जनमत संग्रह से और पुलिसिया कार्रवाई से आपको हैदराबाद को मिलाया गया था अपोलो ऑपरेशन के तहत और विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर जम्मू कश्मीर को मिलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और मूल संविधान में आपको 8 अनुसूची थी और 4 अनुसूची आपको बाद में जोड़ा गया है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया किस अनुसूची में है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि 8वीं अनुसूची में इसका बात कहा गया है।
9वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था, जो कि पहला संविधान संशोधन हुआ था, भूमि सुधार से संबंधित था। और 11वीं अनुसूची की बात करें तो पंचायती राज से संबंधित था, जो कि 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। और 7वीं अनुसूची में जिसे निरस्त कर दिया गया है। तो इस तरह इसका आंसर आपको ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था उग्र, वज्रपति, रूपस और रत्नी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि उग्र करता था। क्वेश्चन नंबर 25 द्वितीय क्रम के प्रमुख जैन तीर्थंकर कौन थे? द्वितीय क्रम के ऋषभदेव, संभवनाथ, अरिस्टोनेमी और अजितनाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि अजितनाथ आपको दूसरा थे, और प्रथम ऋषभदेव थे, और तीसरा की बात करें तो संभवनाथ थे, और अरिस्टोनेमी की बात करें तो यह 22वें थे अरिस्टोनेमी। तो सभी को अच्छे क्रम पे याद रखेंगे, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है वेद से, वेदांग से, उपनिषद से, और ऑप्शन डी की बात करें तो सभी से। तो उपनिषद से मिलता है। उपनिषद की संख्या आपको 108 है, वेद की संख्या 4 है, और वेदांग की संख्या आपको 18 है। सॉरी, वेदांग 6 है और पुराणों की संख्या 18 है। क्वेश्चन नंबर 27 अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा की बात कहा गया है? वह 14 शिलालेख था, और किस शिलालेख में कहा गया है? चौथा में, छठा में, 7वां में और 11वां में। तो किस शिलालेख में इस बात को कहा गया है? तो इस शिलालेख को छठा में कहा गया है। सबसे बड़ा अशोक का शिलालेख आपको 7वां है, और सबसे छोटा रुम्नी देवी है। ये भी बात आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 मानवीय जनसंख्या का श्रेष्ठतम जीवन यापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? वन रोपण से, खनन के कार्य पर रोक, वन जंतुओं का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन में प्रयोग कम करना। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए वनारोपण। क्वेश्चन नंबर 29 विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक किस देश का निवासी था? जो विजयनगर में आया था वह इटली का था, फारस का था, पुर्तगाली का था और स्पेन का था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, वह फारस का था। विजयनगर से आने वाला प्रमुख जो विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक था वह आपको फारस का था। क्वेश्चन नंबर 30 अकबर ने हरम दल में से अपने को पूर्णतः मुक्त कब किया था? अकबर 1560 में, 1562 में, 1563 में और 1582 में। तो उन्होंने हरम दल से मुक्त आपको 1562 में किया था। तीर्थ यात्रा की समाप्ति 1563 में किया था, और दीन इलाही स्वत की शुरुआत 1582 में किया था, और इलाही स्वत की शुरुआत पूछेगा तो आपको 1583 में अकबर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 31 प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था, एला शापल की संधि, पेरिस की संधि, पांडिचेरी की संधि और मद्रास की संधि। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए एला शापल की संधि प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था, और दूसरा आपको पांडिचेरी की संधि समाप्त हुआ था, और तीसरा आपको पेरिस की संधि समाप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध निम्नलिखित में से किस समय लड़ा गया था? किसके समय में लड़ा गया था? लॉर्ड एम हस्ट, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो किसके शासनकाल में लड़ा गया था? लॉर्ड एम हस्ट के द्वारा लड़ा गया था शासनकाल में। लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल की बात करें तो 1843 में उनका शासनकाल था, और रविवार की छुट्टी उन्हीं के शासनकाल में लागू किया गया था। और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल की बात करें तो 1848 से लेकर 56 तक था। इन्होंने रेल, डाक तार सभी चलाए गए थे। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग की बात करें तो 1828 से लेकर 1835 तक इनका शासनकाल था। यह 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता का युद्ध कहा था?
तो बी डी सावरकर, डी जिराइली, टी आर होम्स और एल ई रिज। तो यह किसके द्वारा कहा गया था यह बात को? तो बी डी टी आर होम्स के द्वारा कहा गया था। बी डी सावरकर के द्वारा राष्ट्रीय विद्रोह कहा गया था और 1857 की क्रांति 10 मई को मेरठ से स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34, सुभाष चंद्र बोस का सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? महात्मा गांधी, एडोल्फ हिटलर, स्वामी विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर। तो सबसे पहले नेताजी उन्हें एडोल्फ हिटलर ने कहा था। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे। और महात्मा गांधी के सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था गीतांजलि के लिए। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने हेतु क्रिप्स आयोग, भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु कैबिनेट आयोग, शिक्षा के विकास हेतु सार्जेंट आयोग। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि सभी सही है। जो भी स्टेटमेंट दिया गया है टोटल सही है। क्वेश्चन नंबर 36, एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है, तो इसे आपको मिलाना है। आइए मिलाते हैं। पुष्पों का अध्ययन जो है आपको एंथोलॉजी कहलाता है। पराली पादपों का अध्ययन एग्रोनोलॉजी कहलाता है और पादप जीवाश्म के अध्ययन पेलियोंटोलॉजी कहलाता है और कॉको का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37, R.H. हिटलर के द्वारा जीवों को कितने वर्ग में वर्गित किया गया है? 3 में, 4 में, 5 में और 6 में। R.H. हिटलर के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि 5 वर्गों में विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? जो बर्फ पर शैवाल उगता है, क्रिप्टोफाइट्स, लिथोफाइट्स, ब्रायोफाइट और ट्रेकियोफाइट। जो बर्फ पर उगता है उसे क्या कहते हैं? उसे आपको क्रिप्टोफाइट कहते हैं। गोबर पर उगने वाले को ब्रायोफाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, सरसों के बीज में अपश्रमिक के रूप में समानतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग किया जाता है? आर्जीमोन के बीज को, पपीता के बीज को, जीरा के बीज को और धनिया के बीज को। तो किसको प्रयोग किया जाता है? तो आर्मीमोनोज के बीज को प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से किलोसिस रोग होता है? कौन सा विटामिन की कमी हो जाता है शरीर में तो किलोसिस रोग होता है? विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5 और विटामिन के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, विटामिन B2 की कमी होता है तो किलोसिस रोग होता है। विटामिन के कमी से रक्त थका नहीं जमता है और विटामिन के का नाम फिनोक्वानिन है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, सिनकोना पादप के किस भाग से कुन्नैन प्राप्त होता है? तो उसके बीज से, जड़ से, पत्ती से और छाल से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि छाल से प्राप्त किया जाता है सिनकोना पादप के। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है? केलोस्टेनोकाइनिन, सिक्रेटिन, मोटिलिन और ऑप्शन डी सभी। तो कौन सा हार्मोन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि सभी। कांच का लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? कांच का जो लाल रंग, पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्यूप्रिक लवण, क्यूप्रस लवण और कोबाल्ट ऑक्साइड। तो कांच का लाल रंग यहाँ पर पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूप्रस लवण के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, एक तरफ सूची 1 दिया गया है और सूची 2। यूरेनियम का समस्थानिक नाभिकीय ईंधन से संबंधित है। कोबाल्ट का जो है आपको कैंसर के उपचार से है। आयोडीन का है जो आपको गलगंड से है और रेडियम का द्वितीय कैंसर से है। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 4, 1, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45,
आवर्त सारणी में किस समूह को उत्कृष्ट गैस के समूह को कहते हैं? तो समूह 9, समूह 17, समूह 16 और समूह 18। तो उसे 18 को कहा जाता है इनर्ट गैस, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन और जेनॉन, यही आपको इनर्ट गैस हैं। इनर्ट गैस का खोज रैमजे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, सिल्वेनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? सिल्वेनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो सिल्वर का, मैग्नीशियम का, गोल्ड का और मैग्नीज का। तो सिल्वेनाइट की अयस्क की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि गोल्ड का है। चांदी का अर्जेंटीनम अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 47, जी यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है? इसका मान 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी होता है। तो इसमें आपसे पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है, तो यह सही है। जी का मान संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र एक समान होता है, यह भी आपको सही है। और ऑप्शन बी की बात करें तो जी एक सदिश राशि नहीं है, जी एक अदिश राशि है। तो आपसे गलत पूछा गया था, तो इसका गलत आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है? अनुप्रस्थ तरंग का भूकंपीय तरंगों में एस तरंग, भूकंपीय तरंगों में पी तरंग, सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग और ध्वनि तरंग। तो निम्नलिखित में से कौन अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, यह बात आपसे पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन है, यानी कि भूकंपीय तरंग में एस तरंग। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है और भूकंप की जो तीव्रता होता है उसे रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस चुंबकीय तरंग का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है? निम्नलिखित में से किस चुंबकीय तरंग का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है? तो पारा बैंगनी किरण, एक्सरे किरण, गामा किरण और लघु रेडियो किरण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि गामा किरण में किया जाता है। गामा किरण का खोज पॉल बिलार्ड ने किया था, पारा बैंगनी किरण का खोज रिटर ने किया था और रेडियो का खोज मार्कोनी ने किया था और एक्स किरण का खोज आपको रोएंटजेन ने किया था। तो आइए अगला क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, इस पीडीएफ के लास्ट क्वेश्चन यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन, और उसके बाद आपको कुछ स्मरणीय तथ्य भी देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? तो प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से गुजरेगा तो किस रंग का सबसे ज़्यादा विचलन होता है? तो बैगनी रंग का जो है सबसे ज़्यादा विचलन होता है, और सबसे कम किसका विचलन होता है? तो लाल रंग का। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो इस तरह मैं आपके सामने 50 क्वेश्चन का जो डिस्कशन किया हूँ, काफ़ी किफ़ायती तरीके से इसका डिस्कशन किया गया, जो कि आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहेगी अगर अच्छे से आप डिस्कशन देखिएगा तो। चलिए आइए इसमें स्मरणीय तथ्य जो देता है उसे देखते हैं। एक तरफ गवर्नर जनरल और वायसराय, उसमें प्रथम अंतिम, ये बात पूछा गया और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। तो बंगाल का गवर्नर जो था प्रथम रॉबर्ट क्लाइव था, यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, और अंतिम वारेन हेस्टिंग्स था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव, और अंतिम कौन था, तो आपको वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का गवर्नर जनरल की बात करें तो प्रथम आपको वारेन हेस्टिंग्स थे, और अंतिम कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अंतिम कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल बंगाल का। भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग प्रथम, जो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत इसे बनाया गया था। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। और अंतिम पूछेगा तो कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग के अंतिम था। भारत के प्रथम वायसराय पूछेगा तो आपको कौन था, तो भारत के प्रथम वायसराय की बात करें तो आपको लॉर्ड कैनिंग था। और भारत के अंतिम वायसराय पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन था।
और भारत के अंतिम और प्रथम भारतीय वायसराय पूछेगा तो सी राजगोपालाचारी होगा। जो यह 4-5 चीज़ आपको दिया गया है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में हर संभव यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और स्टूडेंट इसमें गलत कर देते हैं, तो आप इसे अच्छे से समझें और इसे याद कर लें, क्योंकि कभी भी आपसे गलत होने की संभावना नहीं रहे। तो आइए आगे देखते हैं। भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था की शुरुआत किया था। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों के मध्य में इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? तो इलाहाबाद की संधि जो हुआ था 12 अगस्त 1765 को हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल तथा बिहार के उप दीवान क्रमशः किसे नियुक्त किया था? उप दीवान तो मोहम्मद राजा खां और सिताब राय को नियुक्त किया था। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। भारत में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। भारत में जो द्वैध शासन था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त किया गया था। इसने ही सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति को भी प्रतिपादन किया था। कौन? वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। इसने मुगल सम्राट को मिलाने वाले वार्षिक पेंशन को बंद कर दिया था। तो वार्षिक पेंशन को मुगल सम्राट को मिलने वाले को किसने बंद किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने बंद किया था। इसी के समय पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ था। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट था और इसी के समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट के समय किया गया था। इसी के समय 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना बंगाल में किया गया था। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में किया गया था। इसने कोलकाता में प्रथम मदरसा यानी कि 1781 में मदरसा की स्थापना किया था। इसी के समय में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना 1782 में किया था। बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में लागू हुआ था। भू राजस्व वसूलने हेतु रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। किसके द्वारा? भू राजस्व वसूलने हेतु रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था गवर्नर रीड के द्वारा। कर्नल रीड के द्वारा। भू राजस्व वसूलने हेतु महलवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। यह दोनों क्वेश्चन जो लास्ट में दिया गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह मैंने आपके सामने 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और स्मरणीय तत्व जिसका जो डिस्कशन किया हूँ काफ़ी किफ़ायती तरीके से डिस्कशन किया गया। कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ा जाता है कि आपसे क्वेश्चन छूटे। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि डिस्कशन को आप अच्छे से देखेंगे, उसे आप नोटबुक में जरूर नोट करेंगे जिस बात को आप नहीं जानते हैं, और उसके बाद रिवीजन कीजिए। 2 से 3 बार वीडियो देखिए, आपको पूरा बुक यह याद हो जाएगा। अगर इस बुक पर आपको कमांड हो जाता है तो किसी भी एग्जाम में जाएगा तो 20 से 25 क्वेश्चन इस बुक से रहेगा जीके जीएस से। तो मैं आशा करता हूं कि यह सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा और लगना भी चाहिए। तो चलिए मैं इसी के साथ सेशन के समाप्ति के कर रहा हूँ। और जो लोग स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और शाम को 6:30 बजे आप जरूर ग्रुप डिस्कशन लाइव में पार्टिसिपेट होइएगा। तो चलिए इसी के साथ सेशन को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।